हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग ऑर्डर पता करने के कौन कौन से मेथड्स हैं उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने nth ऑर्डर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लास्ट वीडियो में बताया भी गया था कि अभी भी हम लोग के जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। हम लोग कैसे क्वेश्चंस किए थे, तो हम लोग वैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कर रहे थे जिसमें ऑर्डर बता दिया है, बोल दे रहा है फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो क्वेश्चन में ऑर्डर बता देता था, लेकिन ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगे जहां पर क्वेश्चन में ऑर्डर देगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमें उसका ऑर्डर पता करना है और ऑर्डर पता करने के बाद ही आगे का पार्ट हम लोग कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग का ऑर्डर पता करने के कौन कौन से मेथड्स हैं उसी पर ही है। 3 मेथड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। रेट कांस्टेंट के यूनिट को देखकर भी हम लोग ऑर्डर पता कर सकते हैं। शॉर्ट में एपीजी पीएचपी लिखा हुआ और एक इनिशियल रेट मेथड। तो ये जो 3 मेथड्स हैं ये हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। इनको एक एक कर कर मैं याद दिलवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। ये सब नोट्स में मिलेगा, तो आप अपने पीछे का कॉपी पलटिएगा, कॉपी में देखिएगा, सब नोट्स में मिलेगा। तो एक एक कर कर आते हैं, इन तीनों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। रेट कांस्टेंट के यूनिट पर, तो nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। जरा इस पर ध्यान दें। अगर हम लोग बोले कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है, तो जीरो ऑर्डर के केस में n बराबर 0 आ जाएगा। तो ये मोल की पावर 1, n बराबर यहाँ 0 पुट कर दे, लीटर की पावर -1 और ये सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर बोला जाए कि नहीं, रिएक्शन हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का है, तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में n बराबर 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, और n बराबर यहाँ पर जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 आएगा। और यहाँ पर n बराबर 0 पुट कर दें, यहाँ भी n बराबर 1 पुट कर दें, तो n बराबर 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0। तो मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0, 1 क्या आ जाएगा हम लोग का, सेकेंड इनवर्स। वैसे ही हम लोग सेकेंड ऑर्डर की बात करें, सेकेंड ऑर्डर, तो n बराबर 2 यहाँ पर पुट करें, तो n बराबर 2 पुट करें तो मोल की पावर -1, यहाँ n बराबर 2 पुट करें तो लीटर की पावर 1, और ये क्या आ जाएगा हम लोग का, सेकेंड इनवर्स। तो जरा ध्यान दीजिए, लीटर के पावर पर हम लोग को ध्यान देना था। क्लास में बताए भी थे जब हम लोग रेट कांस्टेंट का यूनिट पढ़ रहे थे। तो लीटर के पावर पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है पावर -1, इसमें 1 ऐड कर दें तो -1 + 1 कितना, 0। रिएक्शन जीरो ऑर्डर का। यहाँ लीटर की पावर 0 है भाई, लीटर की पावर 0 कर दे तो 1 ही आएगा। तो लीटर की पावर 0, तो ये पावर 0, इसमें 1 ऐड कर दे, तो इसमें 1 ऐड कर दे, 0 + 1 तो 1 आएगा। कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर का। यहाँ लीटर की पावर 1 है, पावर 1, इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। रिएक्शन कौन से ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का। तो क्या बताया गया था, रेट कांस्टेंट के यूनिट को देखकर हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट दिया हुआ उसमें लीटर के पावर पर फोकस करना है। लीटर का जितना भी पावर दिया हुआ है, लीटर की पावर 0, लीटर की पावर 0, तो इसमें 1 ऐड कर दे, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का। लीटर की पावर 1, इसमें 1 ऐड कर दे, सेकंड आ जाएगा, रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का। तो ये बातें हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था रेट कांस्टेंट के यूनिट के बेसिस पर रिएक्शन किस ऑर्डर का है वो पता करना। अब हम लोग आते हैं एपी, जीपी, एचपी। तो याद करें, अगर इक्वल टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एपी में है तो रिएक्शन मस्ट बी जीरो ऑर्डर। इक्वल टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जीपी में है तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होगा। और इक्वल टाइम इंटरवल पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एचपी में मिल रहा है तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर का हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा। तो ये सब समरी में सब यहाँ पर दे दिया जा रहा है। थर्ड, इनिशियल रेट मेथड, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम देते हैं जिससे कि ये पढ़े हैं वो हम लोग को याद आ जाए। इनिशियल रेट मेथड से हम लोग ऑर्डर कैसे पता करते हैं, तो एक छोटे से क्वेश्चन को समझते हैं।
तो इनिशियल रेट मेथड को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये इनिशियल रेट मेथड हम लोग पहले से कर चुके हैं, लेकिन पीछे के चीज़ों को याद दिलवाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिया जा रहा है। फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन है, ए और बी रिएक्ट कर कर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमें रिएक्शन का ऑर्डर ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में नहीं पता है, कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है और उसी एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पर ए और बी का ऑर्डर पता करना है। तो ए का ऑर्डर क्या है नहीं पता है, बी का ऑर्डर क्या है नहीं पता है, तो हम लोग रेट ला ऐसे लिख देते हैं आर इक्वल टू के, ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स। हम लोग मान लिए कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स है और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, वाई है। तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर वाई। अब क्वेश्चन में डाटा क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा समझिएगा। बोला गया कि बी के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए, बी के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किए। तो बी के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किए, रेट 2 टाइम्स हो गया। तो अब जरा ये बताइए, अगर बी के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट 2 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, रेट 2 टाइम्स, 2 इक्वल टू कितना, तो ये डबल किए थे 2 की पावर x, तो यहाँ से क्या निकल गया x, मतलब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हम लोग का 1 के बराबर। तो अब इस एग्जाम्पल से आप लोगों को याद हो रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। यही जो क्वेश्चन था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल रेट मेथड। फिर से और दूसरे डाटा दिया जाए तो हम लोग का x निकल गया। दूसरा एक्सपेरिमेंटल डाटा में क्या दिया गया है कि a के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और a के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए b के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट से कि रेट 4 टाइम्स हो गया है। दूसरा एक्सपेरिमेंटल डाटा, दूसरा एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या दिया, ए के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिए, रेट 4 टाइम्स हो गया। तो ये बताइए, यहां पर ध्यान दीजिए, बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे, डबल तो रेट कितना टाइम्स, 2 की पावर y टाइम्स इक्वल टू 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो देयरफॉर y बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, 2 आ जाएगा। तो यही इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल रेट मेथड। तो ये सब पहले से किया हुआ है, जस्ट यहाँ पर कॉपी में समरी में लिखा गया है। तो ऑर्डर पता करने के 3 मेथड हम लोग जाने, एक तो रेट कांस्टेंट का यूनिट, दूसरा एपी, जीपी और एचपी का पैटर्न देखेंगे, तीसरा इनिशियल रेट मेथड। तो ये सब हम लोग का पहले से पढ़ा हुआ था। अब हम लोग आते हैं कुछ नए मेथड पर, जो कि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम अब सीखने जा रहे हैं। तो हाफ लाइफ के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सब में हाफ लाइफ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हाफ लाइफ के डाटा के बेसिस पर भी हम लोग ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो आप लोग इसको उतारिए, कहीं दरवाजा लगा दो। पूरा खींच दो। तो हम लोग फोर्थ मेथड पर आते हैं, हाफ लाइफ मेथड। बड़ा अच्छे से इसको समझना है हाफ लाइफ मेथड को। हम लोग का चौथा मेथड जो है ऑर्डर पता करने का, ये हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड बड़ा अच्छे से इसे हम लोग समझेंगे। अभी उतारना कुछ भी नहीं है, पहले चीज़ों को समझिए अच्छे से, उसके बाद जब मैं बोलूँगा कि स्क्रीन पॉज कर कर उतारिए तब उतारिएगा। अभी आराम से वीडियो को देखिए और समझते चलिए, अभी उतारने का जरा भी कोशिश नहीं करना है बच्चों। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ याद है कितना होता है, तो A डिवाइडेड बाई 2K। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कितना होता है, तो 0.693 डिवाइडेड बाई K। वही हम लोग सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, तो सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ 1/AK।
और nth ऑर्डर की बात करें, nth ऑर्डर की बात करें तो nth ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई n माइनस वन इंटू के इंटू ए की पावर n माइनस वन, ये nth ऑर्डर का हाफ लाइफ। अब इन फॉर्मूला पर जरा ध्यान से देखिए, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए पर डिपेंड कर रहा है, सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ वो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए पर डिपेंड कर रहा है, और यहां पर बोले nth ऑर्डर का हाफ लाइफ वो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एन पर डिपेंड कर रहा है। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर बाकी किसी भी ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर बाकी किसी भी ऑर्डर में चले चले वो हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो पहला कंक्लूजन, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ही ऐसा मिलेगा जहां पर हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये पहला पॉइंट हम लोग का। अगर किसी क्वेश्चन में या किसी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने के बाद भी हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ है, देन रिएक्शन मस्ट बी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर का बोलेंगे। तो इफ कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस बट हाफ लाइफ डज नॉट चेंज, कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज किया लेकिन हाफ लाइफ चेंज नहीं कर रहा है, देन रिएक्शन मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर। पहला पॉइंट हम लोग का आ गया। तो ये हम लोग मेंशन करेंगे, अभी सब रफ में चीज़ों को समझिए। अब यहाँ पर हम लोग आगे आते हैं, ठीक है ना। कभी कभी कुछ मिसलीडिंग कंक्लूजन भी लोगों को बता दिया जाता है, उस मिसलीडिंग कंक्लूजन से बचिएगा, गलत कंक्लूजन से। यहाँ पर हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जीरो ऑर्डर में क्या रिलेशनशिप है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हाफ लाइफ जो है सेकेंड ऑर्डर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए है और ये हम लोग का सेकेंड ऑर्डर के लिए है। तो कुछ लोग यहां से देखकर क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, हाफ लाइफ इंक्रीज कर गया, रिएक्शन मस्ट बी जीरो ऑर्डर। गलत कंक्लूजन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये तो बिल्कुल सही है कि हाफ लाइफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जीरो ऑर्डर में, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल सही है, हाफ लाइफ ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस में, तो सेकंड ऑर्डर में। लेकिन इससे जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अगर ए इंक्रीज करेगा तो हाफ लाइफ भी क्या होगा, इंक्रीज किया, तो ए के इंक्रीज करने पर हाफ लाइफ भी इंक्रीज कर रहा है, देन रिएक्शन मस्ट बी जीरो ऑर्डर। मस्ट वर्ड जो लगा रहे हैं, मस्ट, ए इंक्रीज कर गया तो हाफ लाइफ भी इंक्रीज कर गया, रिएक्शन मस्ट बी जीरो ऑर्डर। यह स्टेटमेंट गलत है, रिएक्शन में भी जीरो ऑर्डर, इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। वैसे अगर यहां पर बोला जाए कि ए को इंक्रीज कर दे रहा है, ए को इंक्रीज करने पर हाफ लाइफ क्या हो गया हम लोग का, डिक्रीज कर गया, देन रिएक्शन मस्ट बी सेकंड ऑर्डर। ये मस्ट वर्ड जो लगा रहे हैं वो गलत है। हाँ, ए को इंक्रीज करने पर हाफ लाइफ डिक्रीज कर गया, देन रिएक्शन में भी सेकंड ऑर्डर, वो सेकंड ऑर्डर का हो सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो सेकंड ऑर्डर का हो ही। तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ और भी डाटा पर आते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग हाफ लाइफ निकाल रहे हैं कौन से ऑर्डर का, तो ऑर्डर है 0.5। यहां हम लोग का ये जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ दिया हुआ है, ये ऑर्डर कौन सा हम लोग का 0.5 है। तो हम लोग ऑर्डर 0.5 का हाफ लाइफ निकाल रहे हैं, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, निकालते हैं, यहीं पर बोर्ड पर ही हम लोग निकालते हैं और उस कंक्लूजन को वहां पर पुट कर देंगे। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर 0.5, टी हाफ बराबर कितना आएगा हम लोगों का, तो सॉल्व कीजिए। ये 0.5 -1, तो 2 की पावर 0.5 -1 -1/2 रह जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 0.5 को पुट कीजिए मतलब 1/2 को, तो ये -1/2 आ जाएगा, इंटू के इंटू ए की पावर n बराबर 0.5 पुट कीजिए तो -1/2 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करें तो टी हाफ इक्वल टू, जरा ये बताइए
ये कितना आएगा, तो 2 की पावर -1/2 है, तो ये -1/2, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये a की पावर -1/2, ये नीचे से -1/2 है, ये ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा, तो a की पावर 1/2 मतलब √a हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व कर दें, माइनस साइन को हटा दे, तो माइनस साइन को हटा देंगे तो ये प्लस में चला जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में और माइनस में। अब इसको सोल्व किया जाए तो ये सोल्व करने के बाद कितना आएगा भाई, 1 - 1/√2 बराबर, सोल्व कीजिए कितना, तो √2 - 1, तो हम लोग का हो गया √2 - 1 डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई 2। 2 कहाँ चला जाएगा हम लोग का, ऊपर में, तो इस 2 को ऊपर में कर दे रहे हैं, इनटू रूट है। तो ये हाफ लाइफ हम लोग का आया फ्रैक्शनल ऑर्डर का, उस फॉर्मूला को यहाँ पर लिख रहे हैं। ऑर्डर 0.15 उसका हाफ लाइफ कितना आ रहा है, तो 2√2 - 1 डिवाइडेड बाई के इंटू √a। अब हम लोग चलते हैं, ऑर्डर हम लोग का कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर तो उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कितना होता है हम लोग का, तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ हम लोग का 0.693 डिवाइडेड बाई के। अब हम लोग का जो ऑर्डर है 1.5, इसका हाफ लाइफ निकाला जाए, 1.5 हम लोग का ऑर्डर, हाफ लाइफ इसका निकालें। तो यहां पर पुट कीजिए ऑर्डर 1.5, तो टी हाफ इक्वल टू ऑर्डर 1.5, तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 - 1.5, ये √2 रहेगा, -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 1.5 पुट कीजिए तो ये 0.5 1/2 आ जाएगा इनटू के, और ये हम लोग का 1.5 n बराबर पुट कीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर n बराबर 1.5 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये √a आ जाएगा। सोल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर है उसको लिख रहे हैं हम लोग, तो ये 2 ऊपर में चला जाएगा, 2√2 - 1 डिवाइडेड बाई के a का स्क्वायर रूट। ये हम लोग का कौन से ऑर्डर का है, तो ऑर्डर 1.5। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत अभी यहां पर नहीं है। अब ये सेकंड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, सेकंड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं, तो सेकंड ऑर्डर में हाफ लाइफ, सेकंड ऑर्डर में हाफ लाइफ हम लोग का कितना है, 1/a के। जरा कंक्लूजन को ध्यान से देखिए, ये और ये, इन दोनों पर फोकस कीजिए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, हाफ लाइफ इंक्रीज करेगा, यहां भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, हाफ लाइफ इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, ये ध्यान में रखना है, ए को इंक्रीज कर रहे हैं, हाफ लाइफ भी इंक्रीज कर रहा है, देन रिएक्शन का ऑर्डर 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, वो रिएक्शन का ऑर्डर 0.5 भी हो सकता है, 0 ऑर्डर भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है। यहां पर फोकस कीजिए, ऑर्डर है 1.5, अब ए का टर्म तो डिनोमिनेटर में है, तो अगर ए को इंक्रीज करेंगे तो हाफ लाइफ डिक्रीज करेगा। सेकंड ऑर्डर में भी चले, यहां भी ए का टर्म डिनोमिनेटर में है, ए को इंक्रीज करेंगे तो हाफ लाइफ यहां भी डिक्रीज करेगा, तो ए को इंक्रीज करने पर हाफ लाइफ डिक्रीज कर रहा है, और ऑर्डर यहां 1.5 है, यहां ऑर्डर 2 है, मतलब n ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये कंक्लूजन अब देखिए, ध्यान में रखिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिए, हाफ लाइफ अगर इंक्रीज कर रहा है, देन रिएक्शन मस्ट बी, उसका ऑर्डर मस्ट बी 1 से छोटा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो 0 ऑर्डर का ही होगा। और अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, हाफ लाइफ डिक्रीज कर गया, तो इसका मतलब रिएक्शन का ऑर्डर होगा मस्ट बी ग्रेटर देन 1, 1 से तो बड़ा होगा ही होगा, लेकिन वो 2 होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो फर्दर एनालिसिस का पार्ट है। हाँ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किए, हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ, देन रिएक्शन मस्ट बी कौन से ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर का। तो अब इस कंक्लूजन को हम लोग लिखते हैं, इफ A increases, then
if A increases then half life increases, therefore n लेस देन 1। तो अगर A इंक्रीज कर रहा है देन हाफ लाइफ भी इंक्रीज कर रहा है, तो देयरफॉर जो ऑर्डर होगा वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। इफ A इंक्रीजेज देन हाफ लाइफ डिक्रीजेज, देयरफॉर ऑर्डर जो होगा वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ये बिल्कुल। और इफ A चेंजेस मतलब इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, बट T हाफ डज नॉट चेंज, T हाफ डज नॉट चेंज। इफ एन ए चेंजेस, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा है बट T हाफ लाइफ चेंज नहीं कर रहा है, देन रिएक्शन मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर, देन रिएक्शन मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन कौन से ऑर्डर का होगा, हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का होगा। तो ये दो कंक्लूजन हम लोग याद रखें, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं बॉक्स में, और ये स्टेटमेंट याद रखें। तो सर फर्स्ट ऑर्डर तो पता चल जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, हाफ लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ, तो रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर का। लेकिन सर यहाँ पर कैसे पता करेंगे, यहाँ तो अभी तक तो सिर्फ आपने यही सिखाया, ए बढ़ा हाफ लाइफ बढ़ा तो ऑर्डर 1 से छोटा होगा। अब ऑर्डर 1 से छोटा होगा तो 0.5 होगा या 0 होगा, क्या होगा, कैसे पता करेंगे। तो हम लोग उसी मेथड पर आ रहे हैं कि हम लोग ऑर्डर कैसे पता कर लेंगे। तो पहले आप लोग अब इन सब चीज़ों को अपने कॉपी में नोट्स में उतार लीजिए, नोट्स में इन सब चीज़ों को उतारा जाए अपने कॉपी में। चलिए अब हम लोग आते हैं कि ऑर्डर कैसे पता कर लेंगे। 1 से छोटा होगा तो कितना होगा, 1 से बड़ा है तो कितना होगा, वो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो nth ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला हम लोग का ये है, T हाफ इक्वल टू 2 की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई n माइनस वन k इंटू ए की पावर n माइनस वन। ये हम लोग का nth ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला पर ध्यान से देखिए, k तो कांस्टेंट है, किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए ऑर्डर भी तो कांस्टेंट ही होगा। या क्वेश्चन में या तो रिएक्शन 0 ऑर्डर का हुआ तो n बराबर 0 पुट कर देंगे, या क्वेश्चन में रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का हुआ तो a बराबर हम लोग n बराबर 1 पुट करेंगे, या रिएक्शन का सेकंड ऑर्डर का हुआ रिएक्शन तो n बराबर 2 पुट कर देंगे, या रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 0.5 है तो n बराबर 0.5 पुट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ जो n देख रहे हैं वो एक कांस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए n बराबर 0 या 0.5 या 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर n माइनस वन, बाकी सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन में डाटा देगा दो अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, बोला गया कि एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 देन T हाफ हम लोग का T हाफ 1 के बराबर है। ऐसे डाटा दे देगा कि जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 था तब हाफ लाइफ T हाफ 1 था। इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A2 है तब हम लोग का हाफ लाइफ का डाटा कितना दिया है, T हाफ 2। ऐसे क्वेश्चन में दो डाटा देंगे, तो क्वेश्चन में दो डाटा दिया हुआ रहेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 तो हाफ लाइफ T हाफ 1, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A2 तो हाफ लाइफ क्या, T हाफ 2। अब इसको यहां पर हम लोग पुट करें, ध्यान में रखें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और हाफ लाइफ इनवर्सली है, तो अगर हम लोग ऐसे रेशियो लें T हाफ 2
डिवाइडेड बाई टी हाफ वन, अगर इसका हम लोग रेशियो ले तो ध्यान दीजिए, जिसका हाफ लाइफ ऊपर में उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहाँ चला जाएगा, नीचे में चला जाएगा। तो ये टी हाफ टू ये ऊपर में है तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नीचे में, तो A2 की पावर n-1, और जिसका हाफ लाइफ नीचे में आएगा उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऊपर में चला जाएगा। टी हाफ वन ये नीचे में तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऊपर में, A1 की पावर n-1। अब इसको हम लोग और फर्दर सोल्व करें तो n-1 को कॉमन कर दे तो A1 अपॉन A2 पावर कितना हम लोग का n-1। इसी इक्वेशन को सोल्व कर अब जरा ध्यान दीजिए, ठीक है ना, इसमें हम लोग के 5 टर्म है, A1 A2 टी हाफ वन टी हाफ टू, 4 तो दिया हुआ रहेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A2 दे देगा और उन दोनों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर हाफ लाइफ का डाटा दे देगा। इन चारों टर्म को पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट और भी ध्यान में रखना है, हम लोग पढ़े थे कांस्टेंट वॉल्यूम पर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो और प्रेशर का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इनिशियल पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट का P1 और ये इनिशियल पार्शियल प्रेशर P2, पावर कितना हम लोग का n-1। तो जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 था तो पार्शियल प्रेशर P1 है, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A2 है तो पार्शियल प्रेशर P2 है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ कर हम लोग हाफ लाइफ को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस फार्मूला को थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ, हो सकता है बोर्ड पर ऊपर से दिखाई न दे रहा हो तो नीचे में लिख दे रहे हैं इस फार्मूला को, टी हाफ टू डिवाइडेड बाई टी हाफ वन इक्वल टू A1 अपॉन A2, पावर कितना हम लोग का n-1 इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई P2, पावर कितना हम लोग का n-1। ये फॉर्मूला नीचे में लिख दिया गया है क्लैरिटी के लिए, उतारिए आप लोग। तो ये था हम लोग का हाफ लाइफ मेथड, ये हम लोग का हाफ लाइफ मेथड था। तो अभी तक हम लोग 4 मेथड पढ़ चुके हैं ऑर्डर पता करने का। कौन कौन सा? पहला मेथड हम लोग का था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, दूसरा मेथड हम लोग का था AP GP HP, तीसरा मेथड था इनिशियल रेट मेथड और चौथा था कौन सा हम लोग का, हाफ लाइफ मेथड। अब 5वें मेथड पर आते हैं। क्वेश्चन में ग्राफ भी दिया हुआ हो सकता है, तो ग्राफ के बेसिस पर भी, ग्राफ को देखकर भी हम लोग ऑर्डर क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड पर आ रहे हैं कि ग्राफ को देखकर ऑर्डर कैसे पता करें। तो 5th ग्राफिकल मेथड हम लोग आते हैं, ग्राफ को देखकर ऑर्डर कैसे पता करेंगे। तो nth ऑर्डर के फॉर्मूला पर आइए। nth ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, k इक्वल टू 1 अपॉन n-1 t 1 अपॉन a माइनस एक्स, पावर कितना हम लोग का n-1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n-1। यही हम लोग का nth ऑर्डर का फॉर्मूला है। अब हम लोग ग्राफिकल मेथड से ऑर्डर पता करना समझते हैं कि हाँ ग्राफिकल मेथड से ऑर्डर कैसे पता करेंगे। तो ये nth ऑर्डर का फॉर्मूला दिया हुआ है। हाँ बस ये ध्यान रखना है n यहाँ पर 1 के इक्वल नहीं है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज किया जाए, n-1t इसको लेफ्ट में लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको लेफ्ट में कर दिया जाए और लेफ्ट में करने के बाद बताइए, मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 1 अपॉन a माइनस एक्स पावर n-1 इक्वल टू, तो ये लेफ्ट में कीजिए। तो बताइए इसको लेफ्ट में कर देंगे, ये माइनस, इसको भी लेफ्ट में लेकर आ जाएंगे तो माइनस से क्या चला जाएगा, प्लस में। तो हम लोग का इक्वेशन क्या आ जाएगा, k इंटू n-1 इंटू टी प्लस 1 अपॉन a की पावर n-1। ये हम लोग रीअरेंज करने के बाद नया इक्वेशन ये है। ध्यान में रखना है इस फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, n1 के बराबर नहीं है। अब एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग को दिया जा रहा है।
वाई एक्सिस पर 1/a-x, पावर कितना n-1 लिया गया, और एक्स एक्सिस पर क्या लिया जा रहा है हम लोग का, टाइम लिया जा रहा है, एक्स एक्सिस पर टाइम। वाई एक्सिस पर जो लिखे हैं उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। a-x क्या है, तो a-x रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t, तो इसको हम लोग, और वाई एक्सिस को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन a-x हो गया, पावर कितना 1-1। मतलब क्या बोला जाए, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल और उसका पावर कितना n-1 वर्सेस t का ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करने का दो स्टेप, पहला स्टेप क्या है, y और x एक्सिस पर जो दिया गया है उनके बीच में एक रिलेशनशिप पता करेंगे, और दूसरा स्टेप y एक्सिस पर जो दिया गया उसको y पुट कर देंगे, x एक्सिस पर जो दिया गया उसको x पुट कर देंगे। तो रिलेशनशिप यहाँ पर दिया गया है, ये पूरा का पूरा टर्म ही y एक्सिस पर रखा गया है, तो ये हो गया हम लोग का y के बराबर। t हम लोग का x एक्सिस पर रखा गया है, तो t बराबर क्या रख देंगे x, तो y इक्वल टू k इंटू n-1x प्लस 1/a की पावर कितना n-1। तो जरा ध्यान दीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप यहाँ पर देखिए कितना, तो k इंटू n-1। तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप कितना है, तो k इंटू n-1, ये इसका स्लोप है। और इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट पर ध्यान दीजिए, इंटरसेप्ट कितने के बराबर है, तो इंटरसेप्ट हम लोग का 1/a की पावर n-1, ये हम लोग का इंटरसेप्ट है। तो हम लोग का जो इक्वेशन मिला था ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप k इंटू n-1 और इंटरसेप्ट कितने के बराबर, तो 1/a की पावर n-1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर n 1 से बड़ा हुआ तो स्लोप पॉजिटिव होगा, n 1 से छोटा हुआ तो स्लोप नेगेटिव होगा। तो ये स्लोप हम लोग का पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन इंटरसेप्ट तो ये गौर से देखिए a की पावर n-1, तो a का पावर कुछ भी रहे हमेशा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, वाई एक्सिस को कहीं ऊपर में कट करेगा, तो मान ले कि यहाँ पर कट कर रहा है। अब स्लोप पॉजिटिव तो एंगल 90 डिग्री से कम, एक ग्राफ ऐसा हो गया, स्लोप निगेटिव तो दूसरा ग्राफ ऐसे कर दे रहे हैं। तो इस केस में स्लोप पॉजिटिव है ये n ग्रेटर देन 1 के लिए, और इस केस में स्लोप निगेटिव है तो ये n लेस देन 1 के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ n पर फोकस कीजिए, अगर n 1 से बड़ा हुआ तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये n 1 से छोटा हुआ तो स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये हम लोग का nth ऑर्डर का ग्राफ हुआ, nth ऑर्डर का ग्राफ इन जनरल हुआ। इन जनरल सर यहाँ पर ग्राफ को देखकर ऑर्डर कैसे पता करेंगे, अब ये जो ग्राफ है इसी में एक एक कर ले रहे हैं, इसको 0 ऑर्डर का मान लें, इसको सेकंड ऑर्डर का मान लें, इसको थर्ड ऑर्डर का मान लें। तो पहले आप लोग पूरा बोर्ड उतारिए, पहले अपने कॉपी में नोट्स में इन सब चीज़ों को लिखिए, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए अब वहाँ से हम लोग एक एक कर अब ग्राफ 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर सबका ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। वो nth ऑर्डर का इन जनरल ग्राफ हम लोग का हो गया। तो जैसे ही n बराबर हम लोग 0 पुट करेंगे, n बराबर 0 पुट किया जाए, तो अगर n बराबर 0 पुट कर दे यहाँ पर, तो ये तो आ जाएगा -1 और -1 ऊपर में जाकर +1। तो यहाँ पर n बराबर 0 पुट कर दीजिए, n बराबर 0, तो क्या आ जाएगा हम लोग का y एक्सिस पर a-x आ जाएगा। या दूसरे तरीके से बोला जाए तो यहाँ पर n बराबर 0 पुट कीजिए, तो n बराबर 0 अगर पुट कर दे तो ये -1 और ऊपर में जाकर +1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, या और a का कॉन्सेंट्रेशन, और x एक्सिस पर क्या रहा हम लोग का टाइम। तो n0 1 से छोटा ये वाला ग्राफ होगा, n0 1 से छोटा ये वाला ग्राफ हो गया।
तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन, तो ये हम लोग का जीरो ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का है। अब अपने कॉपी में जाइए और फर्स्ट ऑर्डर का एक ग्राफ देखिए कॉपी में, वो ग्राफ मैं यहाँ पर बता देता हूँ। लॉग ए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी स्ट्रेट लाइन। ये हम लोग का कौन सा था, फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर। अब ग्राफ में थोड़ा कंपेरिजन करेंगे हम लोग। सेकेंड ऑर्डर पर आ जाए, n बराबर 2 पुट कर दीजिए, n बराबर 2 या यहाँ पर n बराबर 2 पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो n बराबर 2 पुट करेंगे तो 1/a आ जाएगा। तो हम लोग का आ गया y एक्सिस पर 1/a, 1/a वर्सेस टाइम का ग्राफ। सेकंड ऑर्डर में है हम लोग, n बराबर 2 पुट कर दिए तो 1/a आ गया वर्सेस टाइम का ग्राफ, और n बराबर 2 ऑर्डर 1 से बड़ा तो ये वाला ग्राफ होगा, ऑर्डर 1 से बड़ा ये ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ हम लोग का आ गया, ये ग्राफ आ गया। ये ग्राफ हम लोग का सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का। अब ऐसे ही आगे प्रोसीड करें, n बराबर 3 पुट कर दे हम लोग, तो n बराबर 3 पुट कर दे तो 1/a का स्क्वायर, तो 1/a का स्क्वायर, 1/a का स्क्वायर वर्सेस टाइम का ग्राफ, वर्सेस टाइम का ग्राफ। और n बराबर 3 पुट किए थे, मतलब ऑर्डर 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा तो ये वाला ग्राफ होगा हम लोग का, ये वाला ग्राफ हो गया। तो ये थर्ड ऑर्डर का ग्राफ है। अब दो इंपॉर्टेंट ग्राफ हम लोग को बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेने हैं, दो इंपॉर्टेंट ग्राफ ध्यान दीजिए। ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का लॉगरिथम है, दोनों सेम ग्राफ है, बिल्कुल सेम ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन वाई एक्सिस में डिफरेंस है, कॉन्सेंट्रेशन के लॉगरिथम वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, रिएक्शन मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर, और कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो रिएक्शन जीरो ऑर्डर। डिफरेंस देखिए, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का लॉगरिथम वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ फर्स्ट एक स्ट्रेट लाइन, रिएक्शन मस्ट बी जीरो ऑर्डर, और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, रिएक्शन मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर। और ये सब ग्राफ हम लोग को याद नहीं करना है, हाँ जब क्वेश्चन में आएगा उसी टाइम पर ये सब ग्राफ बनाना है। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले हैं, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, रिएक्शन जीरो ऑर्डर का होगा। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का लॉगरिथम वर्सेस टाइम का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, रिएक्शन कौन से ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। आप लोग उतारिए पूरा। तो इस कंक्लूजन को लिख लिया जाए, if graph of A versus T is a straight line, देन रिएक्शन कौन से ऑर्डर का, तो रिएक्शन हम लोग का जीरो ऑर्डर का है। इफ ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का लॉगरिथम वर्सेस टाइम वर्सेस टी इज अ स्ट्रेट लाइन, देन रिएक्शन कौन से ऑर्डर का होगा हम लोग का, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। हम लोग नेक्स्ट मेथड पर आते हैं, नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं हम लोग। अभी तक जो जो मेथड हम लोग पढ़े हैं वो थोड़ा सा रिकॉल कर लें। पहला था हम लोग का
यूनिट ऑफ के दूसरा था APG-PHP, तीसरा था इनिशियल रेट मेथड, चौथा था हाफ लाइफ मेथड और पांचवा था ग्राफिकल मेथड। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होगा ना कि जो भी क्वेश्चन में डाटा देगा उस डाटा के बेसिस पर ये पांचों मेथड कभी भी काम नहीं करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन वैसे भी मिलेंगे कि उन डाटा के बेसिस पर आंसर किसी भी मेथड से नहीं आएगा। तो अगर आंसर किसी भी मेथड से नहीं आ रहा है तो लास्ट उपाय, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन हम लोग का बच जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हम लोग अब उसी मेथड पर आ रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया है उस डाटा का यूज किसी भी मेथड में नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर किसी भी मेथड में उस डाटा का यूज नहीं कर पा रहे हैं तब वैसे केसेस में हमें हीट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड को समझिए। सिक्स, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड को समझिए। ये बिल्कुल थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो टाइम थोड़ा किल भी हो सकता है, एग्जाम में थोड़ा टाइम बर्बाद भी हो सकता है हम लोगों का। लेकिन ये मेथड तब अप्लाई करेंगे जब हम लोगों के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, किसी भी मेथड से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन हम लोग का दिया हुआ है ए से बी, ए से बी ये रिएक्शन है। T इक्वल टू 0 पर बोला गया कि इसका कॉन्सेंट्रेशन A था। एट टाइम T1 पर इसका A में से X1 रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना, A माइनस X1, और ये बनेगा कितना हम लोग का X1। और एट टाइम T2 टाइम पर X2 रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना, A माइनस X2, और ये बनेगा कितना, X2। अब यही डाटा देगा अलग अलग टाइम पर। देखिए 3 डाटा यहाँ पर देगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का डाटा दे दिया, T1 टाइम पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसका डाटा दे दिया, T2 टाइम पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसका डाटा दे दिया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ग्राफ तो दिया ही नहीं है, तो ग्राफ दिया ही नहीं तो ग्राफिकल मेथड अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, रेट कांस्टेंट का यूनिट भी नहीं दिया है तो उससे भी पता नहीं चल पाएगा। और APG-PHP का कॉन्सेप्ट तो तब लगाएंगे ना जब वो इक्वल टाइम इंटरवल देगा। ये टाइम का इंटरवल इक्वल दिया ही नहीं, बोला कि ये 5 मिनट और ये 25 मिनट कर दे रहा है। तो जितने भी मेथड है वो सारे मेथड फेल हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में हम लोग कैसे क्वेश्चन को करेंगे, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये रिएक्शन 0 ऑर्डर का है। एज्यूमिंग, ठीक है ना, एज्यूमिंग 0 ऑर्डर रिएक्शन, एज्यूमिंग 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन इसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो ये बताइए 0 ऑर्डर रिएक्शन एज्यूम कर लें तो 0 ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, तो K इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ पर T1 पुट करेंगे तो यहाँ X1 आएगा, और वैसे ही K बराबर x बाई टी, तो अगर यहाँ T2 पुट करेंगे तो यहाँ पर X2 आ जाएगा। तो ये दो अलग अलग रेट कांस्टेंट, T1 टाइम पर रेट कांस्टेंट K, T2 टाइम पर रेट कांस्टेंट K डैश। अगर ये दोनों रेट कांस्टेंट बराबर आ गए, K और K डैश अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो हम लोग एज्यूम किए थे 0 ऑर्डर वो क्या है, सही है। तो इफ K एंड K डैश बराबर है देन रिएक्शन इज 0 ऑर्डर। रिएक्शन जो है वो कौन से ऑर्डर का है, 0 ऑर्डर का है। बट इफ K और K डैश अगर इक्वल नहीं हुए, तो अगर K और K डैश इक्वल नहीं हुए तो हम लोग का टाइम बर्बाद हो गया, ये रिएक्शन फिर 0 ऑर्डर का नहीं है। तब हमें एज्यूम करना पड़ेगा फिर से इसको फर्स्ट ऑर्डर का। बट इफ K एंड K डैश इज, K और K डैश इक्वल नहीं है, देन एज्यूम, क्या एज्यूम कर लेंगे इसे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर का। देन एज्यूम फर्स्ट ऑर्डर। और अब फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे, दो अलग अलग टाइम T1 और T2 टाइम पर फिर से रेट कांस्टेंट को निकालेंगे। अगर रेट कांस्टेंट दो अलग अलग टाइम पर बराबर आ गया तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर का हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का। तो हीट एंड ट्रायल मेथड कैसे करते हैं समझिए। हीट एंड ट्रायल मेथड में हमें पता तो है नहीं कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, तो हम लोग एज्यूम कर लिए 0 ऑर्डर का। 0 ऑर्डर का एज्यूम करते हुए दो अलग अलग टाइम या 3 अलग अलग टाइम, जो भी क्वेश्चन में डाटा देगा
जीरो ऑर्डर का एज्यूम करते हुए दो अलग अलग टाइम पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लिया, सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर, दो अलग अलग टाइम पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लिया जाए, और अगर वो दो डिफरेंट टाइम पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू सेम आ गया देन रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। जो हम लोग एज्यूम किए थे वो सही था, लेकिन दो डिफरेंट टाइम पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाले और वो वैल्यू बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब रिएक्शन जीरो ऑर्डर का नहीं है। अब हम लोग को हिट एंड ट्रायल से फर्स्ट ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा, तो हम लोग आते हैं फर्स्ट ऑर्डर पर। तो इतना आप लोग उतार लीजिए पहले। चलिए, तो हम लोग एज्यूम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम करें तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है हम लोगों का? फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। इस फार्मूला को एक बार और लिख देते हैं, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। अब यहाँ पर बोला जाए टाइम t1, तो t1 टाइम तो ये आ जाएगा x बराबर x1, t2 टाइम तो ये आ जाएगा x बराबर x2, और t1 टाइम पर रेट कांस्टेंट k, t2 टाइम पर रेट कांस्टेंट कर दे रहे हैं k डैश। तो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए दो अलग अलग टाइम पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाला गया। इफ k और k डैश बराबर हो देन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। तब रिएक्शन कौन से ऑर्डर का हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। लेकिन अगर बराबर नहीं हुए तो ये टाइम भी हम लोग का क्या हुआ? बर्बाद हुआ। तो दो अटेम्प्ट बर्बाद चला गया। तो इफ, इधर लिखता हूं मैं, इफ k एंड k डैश बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू, देन एज्यूम सेकेंड ऑर्डर। तो हम लोग को क्या एज्यूम करना पड़ेगा? सेकेंड ऑर्डर, और सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई करें, दो अलग अलग टाइम पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू बराबर आ गया, तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है? सेकेंड ऑर्डर का। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, हम देखने में तो लेंदी लग रहा है, लेकिन पहली बात, हीट एंड ट्रायल के जब भी क्वेश्चन मिलेंगे वो कभी भी फ्रैक्शनल ऑर्डर के क्वेश्चन नहीं होते हैं। हीट एंड ट्रायल के केस में जो ऑर्डर मिलेगा या तो जीरो ऑर्डर, या तो फर्स्ट ऑर्डर, या तो सेकंड ऑर्डर। तो सर कैसे करेंगे? तो ज़्यादातर क्वेश्चन हीट एंड ट्रायल वाले जो होते हैं, याद रखिए ज़्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के मिलते हैं। तो पहले जब हीट एंड ट्रायल से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो पहला अटेम्प्ट लेंगे फर्स्ट ऑर्डर का। अगर फर्स्ट ऑर्डर नहीं आया तो फिर जीरो ऑर्डर पर जाएंगे, और अगर जीरो ऑर्डर भी नहीं आया तो सेकंड ऑर्डर को चेक नहीं करना है, आंसर हम लोग क्या दे देंगे? सेकंड ऑर्डर दे देंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं हीट एंड ट्रायल के वो कौन से? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पर ही रहेंगे। सब वोल नंबर में ऑर्डर इंटीग्रल वैल्यू में रहेगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग अटेम्प्ट लेंगे फर्स्ट ऑर्डर का लेंगे, फिर जीरो ऑर्डर का लेंगे, तब सेकंड ऑर्डर का लेंगे। तो ये था हम लोग का ऑर्डर पता करने का कुछ मेथड। अब हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम अब स्टार्ट करते हैं।